उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव गजरोला। जुलाई का महीना था। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। कच्ची गलियों में कीचड़, छतों से गिरता पानी, दूर बिजली की चमक और बादलों की तेज गड़गड़ाहट। शाम ढल चुकी थी और गांव लगभग सुनसान था। पुरानी टीन की छत वाली चाय की दुकान में लालटेन जल रही थी। बाहर बारिश की बूंदें लगातार टीन पर गिर रही थी। दुकान के अंदर 3 लोग लकड़ी की बेंच पर बैठे चाय पी रहे थे। पहला था हरिया काका, उम्र लगभग 60 साल। पूरे गांव में लोग उनकी बात का सम्मान करते थे। दूसरा था लल्लू, गांव का आटा बेचने वाला। तीसरा था रघु, जो अभी अभी शहर से छुट्टियों में गांव लौटा था। कुछ देर तक तीनों बिना कुछ बोले बारिश को देखते रहे। इस बार की बारिश कुछ अलग लग रही है। 4 दिन से सूरज तक नहीं निकला। आज दोपहर में खेत देखने गया था तो जंगल वाले रास्ते पर एक भी आदमी नहीं मिला। पहले तो वहां लकड़ियां काटने वाले चरवाहे या किसान दिख जाते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया हो। आखिर बात क्या है काका? ऐसा क्यों हो रहा है? बात सिर्फ बारिश की नहीं है लल्लू। बारिश तो हर साल होती है। फर्क इतना है कि इस बार अमावस्या भी इन्हीं दिनों में पड़ रही है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब जंगल इंसानों का नहीं रहता। जो भी बिना वजह उस रास्ते पर जाता है उसे रास्ता नहीं बल्कि कोई और चीज अपने साथ ले जाती है। गांव वाले इसे आज भी छलावा कहते हैं। काका, शहर में तो लोग ऐसी बातों पर हंसते हैं। वहां हर चीज का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण ढूंढ लिया जाता है, लेकिन यहाँ आते ही हर दूसरा आदमी उसी जंगल की कहानी सुनाता है। कोई कहता है वहां आवाजें आती हैं, कोई कहता है लोग गायब हो जाते हैं। क्या आपने कभी अपनी आंखों से कुछ देखा भी है या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? हरिया काका कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर ये सिर्फ सुनी सुनाई बात होती तो मैं आज तुम्हें कभी नहीं बताता। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो मेरे अपने परिवार के साथ हुआ था। आज से सिर्फ 5 दिन पहले मेरे पोते गोपाल और उसके 2 दोस्त उसी जंगल वाले रास्ते से गुजरे थे। तीनों हंसते हुए घर से निकले थे, लेकिन रात होने तक उनमें से सिर्फ एक ही लड़का पहले जैसा वापस लौटा। बाकी 2 के साथ क्या हुआ ये सुनने के बाद शायद तुम भी उस रास्ते की तरफ कभी नहीं देखोगे। 5 दिन पहले सुबह के लगभग 10 बजे बारिश हल्की हो चुकी थी। गांव की गलियों में पानी भरा था। 3 लड़के घर के बाहर खड़े थे। देखो, अगर हम मुख्य सड़क से जाएंगे तो बाजार पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जंगल वाले रास्ते से सिर्फ 40 मिनट लगते हैं। बारिश अभी कम हुई है, यही सही मौका है। सामान भी लेना है और शाम होने से पहले वापस लौटना है। बेवजह लंबा रास्ता लेने का कोई फायदा नहीं है। रास्ता छोटा जरूर है गोपाल, लेकिन कल रात मेरे बाबा ने साफ मना किया था। उन्होंने कहा था कि अमावस्या से पहले वाले दिनों में जंगल का रास्ता खाली छोड़ देना चाहिए। पहले मैं भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन गांव के इतने लोग एक जैसी बात कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी। तुम दोनों हर साल यही बातें सुनते हो और हर साल डर जाते हो। अगर सच में वहां कोई भूत या छलावा होता तो गांव का कोई आदमी कभी उस रास्ते से वापस ही नहीं आता। मुझे तो लगता है लोग अंधविश्वास में जी रहे। चलो जल्दी निकलते, वरना फिर बारिश शुरू हो जाएगी। तीनों ने अपने कंधों पर थैले टांगे और धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। बारिश फिर तेज हो चुकी थी। घने जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पानी लगातार टपक रहा था। चारों तरफ धुंध फैल चुकी थी। दूर कहीं कौवे की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। गोपाल सबसे आगे चल रहा था, उसके पीछे मंगल और सबसे पीछे कालू था। तीनों लगातार भीग रहे थे, लेकिन कोई रुका नहीं। कुछ मिनट तक तीनों बिना कुछ बोले चलते रहे।
तभी मंगल ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे कोई काले कपड़ों में आदमी एक पेड़ के पीछे खड़ा उन्हें देख रहा था। मंगल वहीं रुक गया। गोपाल, जरा रुको। अभी अभी मैंने उस बड़े बरगद के पीछे किसी को खड़ा देखा था। पहले मुझे लगा कोई लकड़हारा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा वो धीरे धीरे पेड़ के पीछे छिप गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई काफी देर से हमारा पीछा कर रहा है। तुम दोनों को सच में कुछ भी दिखाई नहीं दिया? मंगल, बचपन से तू सबसे ज्यादा डरपोक रहा है। बारिश में पेड़ हिलते हैं, धुंध बनती है, परछाइयां बदलती रहती हैं। उसी को देखकर तू हर बार किसी आदमी या भूत का चेहरा बना लेता है। अगर सच में कोई हमारा पीछा कर रहा होता ना, तो अब तक सामने आ चुका होता। बेफिजूल अपने दिमाग में डर मत बैठा रख। अगर सच में कोई आदमी हमारा पीछा कर रहा है तो उसे सामने आने दो। 3 लोग हैं हम, और अगर भूत है तो आज उसकी भी परीक्षा हो जाएगी। गांव वालों ने इतना डराया है कि अब तो खुद देखने का मन कर रहा है कि आखिर ये छलावा दिखता कैसा है। तीनों फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस बार जंगल पहले से भी ज्यादा शांत हो चुका था। यहां तक कि बारिश की आवाज भी जैसे धीमी पड़ गई थी। करीब 10 मिनट बाद अचानक गोपाल रुक गया। उसके सामने सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड हवा में हिल रहा था। अरे वाह, ये दुकान यहाँ कब से है? मैं तो इस रास्ते से कई बार गया हूँ, लेकिन पहले कभी नहीं देखी। अगर चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। भीगते भीगते हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। चलो 5 मिनट रुक जाते हैं, फिर आगे निकलेंगे। वैसे भी अभी बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही। नहीं, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मेरे बाबा बताते थे कि इस रास्ते की आखिरी चाय की दुकान करीब 25 साल पहले बंद हो गई थी। उसके मालिक की मौत के बाद किसी ने उसे दोबारा नहीं खोला। अगर वही दुकान है तो फिर अंदर रोशनी कैसे जल रही है? और सबसे बड़ी बात, धुएं की खुशबू तो आ रही है, लेकिन अंदर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? गोपाल ने ध्यान से झोपड़ी की तरफ देखा। वाकई दरवाजा आधा खुला था। अंदर लालटेन जल रही थी, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसी समय झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। बाहर क्यों खड़े हो बेटा? इतनी बारिश में भीग जाओगे, अंदर आ जाओ। तीनों के शरीर में एक साथ सिहरन दौड़ गई। उन्होंने अभी तक किसी को देखा भी नहीं था, लेकिन अंदर बैठा आदमी जान चुका था कि बाहर 3 लोग खड़े हैं। बारिश अब पहले से भी तेज हो चुकी थी। झोपड़ी की टीन की छत पर पानी इतनी तेजी से गिर रहा था कि बाहर की कोई आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। हवा के साथ पुराने लकड़ी के दरवाजे अपने आप चर-चर की आवाज कर रहे थे। जंगल में अजीब सी ठंड फैल चुकी थी। तीनों कुछ पल तक वहीं खड़े रहे। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक फिर वही बूढ़ी आवाज आई। डरो मत बेटा, बारिश में ज्यादा देर खड़े रही तो बुखार आ जाएगा, अंदर आ जाओ। आवाज इस बार पहले से ज्यादा साफ थी। गोपाल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। गोपाल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुमने ध्यान दिया? उस बूढ़े ने हमें देखा भी नहीं, फिर भी उसे पता है कि बाहर 3 लोग खड़े हैं। और एक बात और, जब से हम इस झोपड़ी के पास आए हैं, जंगल की सारी आवाजें बंद हो गई हैं। ना कोई पक्षी, ना झिंगुर, ना हवा। ऐसा सन्नाटा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मुझे लगता है हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन बिना देखे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। अगर सच में कोई बूढ़ा यहाँ अकेला रहता है और हम उसे यूं ही छोड़कर चले गए तो बाद में खुद पर शर्म आएगी। बस 2 मिनट अंदर देखते हैं,
अगर कुछ भी अजीब लगा तो तुरंत वापस निकल जाएंगे। कालू ने दरवाजा थोड़ा और खोला। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका तीनों के चेहरे से टकराया। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। उस पर मिट्टी का चूल्हा रखा था। लालटेन जल रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अभी तो साफ आवाज आई थी। अगर कोई यहां था तो इतनी जल्दी कहां गया? पीछे कोई दूसरा दरवाजा भी नहीं है। चूल्हे में आग भी जल रही है। इसका मतलब कोई कुछ देर पहले तक यहीं था। लेकिन बिना आवाज किए कोई अचानक गायब कैसे हो सकता है? तभी मेज पर रखे 3 पुराने मिट्टी के कुल्हड़ों से हल्की हल्की भाप उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें अभी अभी चाय डाली गई हो। मंगल डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हमने किसी को चाय बनाते नहीं देखा, ना कोई बर्तन खड़का, ना किसी के चलने की आवाज आई। फिर ये 3 कुल्हड़ गरम कैसे हैं? और सबसे बड़ी बात, कुल्हड़ भी सिर्फ 3 हैं, जैसे किसी को पहले से पता था कि यहाँ 3 लोग आने वाले हैं। चलो यहां से, अभी इसी वक्त। गोपाल भी अब असहज हो चुका था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी झोपड़ी की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर जोर से नीचे गिर गई। तीनों चौंक पड़े। कालू ने तस्वीर उठाई, उस पर जमी धूल साफ की और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। तीनों लड़के ध्यान से तस्वीर देखने लगे। तस्वीर पुरानी जरूर थी, लेकिन उसमें खड़े तीनों युवकों के चेहरे उन्हीं तीनों जैसे दिखाई दे रहे थे। गोपाल ने तस्वीर को गौर से देखा। उसने तस्वीर के नीचे लिखी तारीख पढ़ी, 17 जुलाई 1984। उसके हाथ अपने आप कांप गए। आज की तारीख भी 17 जुलाई है। ये मजाक नहीं हो सकता। अगर किसी ने हमें डराने के लिए ये सब किया है तो उसे पहले से पता होना चाहिए था कि हम आज इसी समय यहां आने वाले हैं। लेकिन हमारी जंगल आने का फैसला तो आज सुबह ही हुआ था। गांव में भी किसी को नहीं पता था कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे। फिर ये सब पहले से कैसे तैयार हो सकता है? अब एक पल भी यहां रुकना ठीक नहीं है। पहले वो अजीब आवाज, फिर बिना आदमी के गर्म चाय, और अभी तस्वीर। मुझे लग रहा है कि कोई हमें यहाँ रोकना चाहता है। मैं नहीं जानता वो इंसान है या कुछ और, लेकिन जितनी देर हम यहाँ रहेंगे उतना ही मुश्किल में फंसते जाएंगे। चलो अभी इसी वक्त निकलते हैं। तीनों झोपड़ी से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर आते ही तीनों एक साथ रुक गए। जमीन पर गीली मिट्टी में पैरों के निशान थे। तुम दोनों ने देखा? मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। साफ साफ पैरों के निशान हैं। लेकिन वो आए कहां से थे? अगर कोई आदमी यहां से गुजरा होता तो उसके आने के निशान भी होते। यहां तो सिर्फ जाने के निशान हैं, जैसे कोई हवा में पैदा हुआ और चलकर जंगल की तरफ चला गया। अचानक दूर जंगल के अंदर घंटी बजने की आवाज आई। टन। कुछ सेकंड बाद फिर टन, फिर तीसरी बार टन। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जंगल में कोई मंदिर नहीं था, कम से कम उन्हें तो कभी नहीं दिखा था। ये घंटी मैंने पहले कभी नहीं सुनी। इस रास्ते से मैं कई बार गुजरा हूं। अगर जंगल के अंदर कोई मंदिर होता तो गांव वालों को जरूर पता होता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, आवाज हर बार अलग दिशा से क्यों आ रही है? पहले बाईं तरफ से आई, फिर सामने से, और अब पीछे से। ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों कुछ समझ पाते उससे पहले झोपड़ी के अंदर रखी लालटेन अपने आप बुझ गई। पूरा इलाका घुप अंधेरे में डूब गया। फिर एक बच्चे की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। तीनों ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। झोपड़ी के दरवाजे पर एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी 2 चमकती हुई आंखें अंधेरे में स्थिर होकर तीनों को देख रही थी। गोपाल,
मैं कसम खाकर कह रहा हूं, अभी इसके चेहरे पर मुस्कान आई है, लेकिन इसके होंठ बिल्कुल नहीं हिले। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। अगर ये कोई गांव का बच्चा होता तो अब तक कुछ बोलता या हमारे पास आता, लेकिन ये तो बस हमें देख रहा है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। घबराओ मत, अभी भी हो सकता है कि हमें अंधेरे और बारिश की वजह से सब कुछ अजीब लग रहा हो। मैं उसके पास जाकर पूछता हूँ कि वो कौन है और इस समय यहाँ क्या कर रहा है। अगर सच में कोई बच्चा रास्ता भटक गया है तो उसे यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। गोपाल धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, बिजली चमकी। पूरा जंगल एक पल के लिए रोशनी से भर गया और अगले ही पल वो बच्चा गायब था। मैंने कहा था ना गोपाल, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अगर वो बच्चा इंसान होता तो इतनी तेज बारिश में कुछ दूर तक भागता तो सही, लेकिन वो तो एक पल में गायब हो गया, हम तीनों की आंखों के सामने। अब भी अगर तू कहे कि ये सब हमारा वहम है तो मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मुझे पहली बार सच में डर लग रहा है। हमें अभी यहीं से निकलना होगा। गोपाल इस बार कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। तीनों तेजी से जंगल वाले रास्ते पर चलने लगे। कुछ देर बाद अचानक गोपाल रुक गया। एक मिनट, ये पेड़ मैंने पहले भी देखा है। देखो, इसके तने पर बिजली गिरने का बड़ा निशान बना हुआ है। जब हम जंगल में घुसे थे तब भी यही पेड़ रास्ते के दाईं तरफ था। अगर हम लगातार आगे ही चल रहे हैं तो फिर ये पेड़ दोबारा कैसे आ गया? क्या हम कहीं गोल गोल तो नहीं घूम रहे? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम कम से कम 15 मिनट लगातार चलते रहे हैं, रास्ते में कहीं नहीं रुके। अगर हम सीधे आगे बढ़े हैं तो फिर वही झोपड़ी हमारे पीछे कैसे आ गई? इसका सिर्फ दो मतलब हो सकता है। या तो हम रास्ता भटक गए हैं, या फिर ये जंगल वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं एक बात तय कर चुका हूं, अब उस झोपड़ी के अंदर दोबारा कोई नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी समय दूर से किसी आदमी की आवाज आई। अरे, कौन है वहां? कोई है क्या? तीनों ने एक साथ आवाज की दिशा में देखा। घने कोहरे के बीच एक आदमी हाथ में लालटेन लिए उनकी तरफ आता दिखाई दिया। लेकिन जब वो थोड़ा पास आया, तीनों की सांसें रुक गईं, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल हरिया काका जैसा दिख रहा था। उस आदमी ने कहा, इतनी रात में इस जंगल में भटकना समझदारी नहीं है बेटा। पिछले कई सालों से मैं इस रास्ते की रखवाली करता हूं। जो लोग जंगल को हल्के में लेते हैं वो अक्सर सुबह होने से पहले अपना रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन तुम तीनों की किस्मत अच्छी है कि मैं समय पर मिल गया। अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो शायद तुम लोग मुझे देखने की हालत में भी नहीं रहते। बाबा, अगर आप सच कह रहे हैं तो पहले एक बात बताइए। अभी कुछ देर पहले हम एक पुरानी झोपड़ी में गए थे। वहां किसी की आवाज आई। गर्म चाय रखी थी लेकिन कोई इंसान नहीं था। बाहर एक छोटा बच्चा भी दिखा जो हमारी आंखों के सामने गायब हो गया। क्या आपको इस जंगल के बारे में कुछ ऐसा पता है जो पूरे गांव को नहीं पता? बूढ़े आदमी ने कुछ पल तक तीनों को देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, जंगल किसी को नहीं बुलाता बेटा, इंसान खुद उसके पास आता है। जो झोपड़ी तुमने देखी वो हर किसी को दिखाई नहीं देती। पिछले सालों में जिसने भी उसे देखा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन उस झोपड़ी में रहने वाला कोई भूत नहीं है। वहां एक अधूरी प्रतीक्षा रहती है जो हर बरसात में किसी नए मुसाफिर का इंतजार करती है। और आज उसने तुम तीनों को देख लिया है। बाबा, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। अगर वहां कोई भूत नहीं है
तो फिर वो बच्चा कौन था? और सबसे बड़ी बात, उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे हमारे बारे में सब कुछ पता हो। क्या वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, या वो हमें किसी मुसीबत की तरफ ले जाना चाहता है? बूढ़ा आदमी जवाब देने ही वाला था कि तभी उसकी लालटेन अपने आप बुझ गई। पूरा जंगल फिर अंधेरे में डूब गया। उसी समय पीछे से एक लड़की के रोने की बहुत धीमी आवाज आई। बूढ़े आदमी ने तुरंत तीनों को रोक दिया। अगर अपनी जान बचानी है तो उसकी तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना। इस जंगल में जो भी आवाज तुम्हें मदद के लिए पुकारे, उस पर कभी भरोसा मत करना। यहां सबसे बड़ा धोखा आंखें नहीं देती, बल्कि इंसान का दिल देता है। याद रखना, जो जितना मासूम दिखाई देगा उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए तुम लोग जल्दी से अपने घर चले जाओ, देरी मत करो, वरना जिंदा नहीं बचोगे। भागो यहां से। उस रात तीनों किसी तरह अपने घर वापस आ गए। सुबह गोपाल ने अपने दादा हरिया काका को पूरी बात बताई। हरिया काका कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहे। फिर उन्होंने गोपाल से कहा, वो बूढ़ा जो तुम्हें मेरी तरह दिखाई दे रहा था, वो मैं नहीं था, वो तुम्हारे परदादा थे। उनकी मौत को आज कई साल हो चुके हैं। लेकिन अगर वो उस रात सच में तुम्हें जंगल से बाहर लेकर आए थे, तो शायद उन्होंने एक बार फिर अपने परिवार को बचा लिया। हरिया काका की कहानी खत्म होते ही पूरी चाय की दुकान में सन्नाटा छा गया। सिर्फ टीन की छत पर गिरती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। लल्लू और रघु एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कुछ देर तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। फिर रघु ने धीमी आवाज में कहा, काका, आज से पहले मुझे लगता था कि गांव के बुजुर्ग सिर्फ बच्चों को डराने के लिए ऐसी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन आपकी आंखों में जो डर मैंने देखा है, उससे लगता है कि उस रात कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसे शब्दों में पूरी तरह बताया ही नहीं जा सकता। हरिया काका ने चाय का आखिरी घूंट लिया और बोले, बस बेटा, यही बात हमेशा याद रखना। रात, जंगल और सुनसान रास्तों को कभी हल्के में मत लेना। चाहे भूत हो या ना हो, लेकिन मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। समझदारी इसी में है कि ऐसी जगहों से समय रहते निकल जाओ। अब बहुत देर हो गई है, तुम लोग भी अपने अपने घर चले जाओ। और उस रात के बाद गांव में किसी ने भी अमावस्या की रात जंगल वाले रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, बारिश की कुछ रातों में उस जंगल के अंदर से 3 बार घंटी की आवाज जरूर आती है, टन टन टन, और उसके बाद किसी बच्चे के हंसने की आवाज।